हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हिंदी भाषी जो लोग हैं वो लोग वेस्ट बंगाल कांस्टेबल का अगर फॉर्म भर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा होगा कि भाई पेपर तो बंगाली और नेपाली में आता है, तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो उनके लिए ये वीडियो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हम बताएं कि जो नेपाली लैंग्वेज होता है वो एकदम हिंदी के तरह ही होता है, थोड़ा सा इधर उधर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप जो प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे आप खुद इसको सॉल्व करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, बोल रहा प्रत्येक क्रिया को समान र विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ, ये न्यूटन को कौन गति को नियम हो। देखिए, हमको बस समझना है ना। लैंग्वेज बहुत सारे होते हैं, आप इशारा में भी बात करते हैं तो लोगों को समझ में आ जाता है। तो उसी तरीके से अगर एक एक वर्ड हम ध्यान से देखें तो आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बोला प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये वर्ड इतना ही लिखा हुआ। और यहाँ पे लिखा हुआ ये न्यूटन को कौन गति को नियम है, ये न्यूटन का कौन सा गति का नियम है। तो आराम से समझ में आएगा कि भाई प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है। तो आप बोलेंगे कि न्यूटन का ये तीसरा नियम है, थर्ड नियम है न्यूटन का, है ना। न्यूटन का ये तीसरा नियम है। भाई पहला नियम क्या है, तो पहला नियम जो है उससे जड़त्व का परिभाषा निकलता है, यानी कि वो जो है डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, या फिर आप बोल सकते हैं कि इनर्शिया का जो है वो यहाँ पे डेफिनेशन आता है फर्स्ट नियम से। न्यूटन का जो पहला नियम है उससे इनर्शिया का फॉर्मूला आता है, ठीक है, उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा जो नियम होता है उससे बल की परिभाषा मिलती है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, है ना, बल की परिभाषा वो दूसरा से मिलता है, ठीक है। तीसरा क्या है भाई, तो तीसरा जो है आपको पता होगा प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यही पूछ रहा है। चौथा तो न्यूटन का कोई नियम है ही नहीं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तीसरा नियम, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी है। यहाँ पे बोल रहा कसलाई भारतीय संविधान को पिता मानिन्छ। ये लाइन आपको समझ में आ रहा है, भारतीय संविधान को पिता माने भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं या किसे मानते हैं, ठीक है। बाकी कुछ समझ में आया ना आया, बस मेन चीज समझ में आ रहा है ना। भारतीय संविधान को पिता किसे कहते हैं, भाई किसे कहते हैं, बी आर अम्बेडकर को कहते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान का पिता कहते हैं। और एक बात हम आपको बता दें कि जो संविधान है उसको बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये सारा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। देखिए अभी तक कोई तकलीफ नहीं हो रहा है ना, कहीं भी दिक्कत नहीं हो रहा, बस आप वर्ड को सिर्फ पकड़िए ना। यहाँ पे देखिए सेल को मतलब सेल को कौन सूक्ष्म अंगलाई सुसाइड बैग भानिंचा। यहाँ तो समझ में आ रहा सेल को, यानी सेल के, अब आगे क्या नहीं पता, यहाँ पे बोला सुसाइड बैग, मतलब सेल के किस भाग को सुसाइड बैग कहते हैं, ठीक है ना। यही तो है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि भाई लाइसोसोम जो होता है ऑप्शन सी, इसको कोशिका का सुसाइड बॉम्ब कहते हैं, मैंने सुसाइड बैग कहते हैं, या फिर इसको कोशिका का सुसाइड बॉम्ब भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, राइबोसोम क्या होता है भाई, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं ना, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। और सुसाइड बैग किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं भाई कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस, ठीक है, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो सुसाइड बैग का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइसोसोम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तल दिए का कौन दिनमा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ, आगे देखते हैं क्या है। सूर्य तो समझ में आ रहा है। भूमध्य रेखा माथी, माथी मतलब माथा, लंब भैर माने 90 डिग्री, किरण दिन छ। ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से समझेंगे मतलब देखेंगे तो ये पढ़ करके कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक एक वर्ड को अगर आप देखें, जैसे सूर्य ले, भूमध्य रेखा, माथी, लंब, ठीक है, किरण दिन छ, तो ये समझ में आ रहा है कि सूर्य का जो किरण है वो सर पे कब चमकता है, यही क्वेश्चन है ना। किस भूमध्य रेखा पे सूर्य का जो किरण है वो कब चमकता है लंबवत, है ना। तो आपका पता होगा कि जो सूर्य का किरण है वो भूमध्य रेखा पे लंबवत जो है वो 21 मार्च को चमकता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस को सूरत अधिवेशन भाई अगर आप पढ़ते होंगे तो सूरत अधिवेशन बस मतलब दिमाग में आना चाहिए, उसका पूरा रूपरेखा आपके सामने तैयार हो जाएगा कांग्रेस अधिवेशन का, है ना।
सूरत अधिवेशन में चरमपंथी और नरमपंथी विभाजन कौन साल में भाई को थियो? समझ में आई गया कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जिसमें चरमपंथी और मतलब नरमपंथी अलग हुए थे, वो कौन सा साल था? सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, इसका रूपरेखा 1905 से शुरू हो गया था, ठीक है ना। यहाँ पे हम आपको 3 सेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं, 1905, 1906, 1907। 1905 से ही जो है नरम दल और गरम दल में थोड़ा मुठभेड़ होना शुरू हुआ। मुठभेड़ मतलब ये मत सोचिए कि आपस में लड़ाई कर रहे थे, मनमुटाव, मतलब कि नरम दल का जो थॉट था वो अलग था, गरम दल का थॉट था वो अलग था, ठीक है ना। तो 1905 में एक अधिवेशन हुआ था, बनारस अधिवेशन, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत बार क्वेश्चन आया, ठीक है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। वहीं पे ये अधिवेशन 1905 वाला खत्म हुआ, तो फिर उसके बाद 1906 में हुआ कोलकाता में। कहा? कोलकाता। अब कोलकाता में पहली बार स्वराज शब्द जो है वो उठाया गया। स्वराज शब्द, ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि स्वराज शब्द जो है सबसे पहले किस अधिवेशन में उठाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन 1906 में उठाया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो हो गया 1905 1906 का। कांग्रेस अधिवेशन 1907 में हुआ था सूरत में, ठीक है, ऑलरेडी पता है आपको। कांग्रेस अधिवेशन 1907 सूरत में हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल अलग हुआ था। इसके मतलब कि सूरत के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा रास बिहारी घोष, ठीक है, ये याद रखिएगा। रास बिहारी घोष जो है वो सूरत अधिवेशन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि अध्यक्ष थे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेरा अगला क्वेश्चन है, पानीपत को दोस्त्रो युद्ध कहले भय को थियो। क्या लिखा हुआ भगवान जाने, नेपाली में, है ना। लेकिन इतना मेरे को पता चल गया कि भाई यहाँ क्वेश्चन बोल रहा पानीपत का दोस्त्रो का मतलब होता है दूसरा युद्ध। अपडेट दिया हुआ तो समझिए कब हुआ था, यही पूछ रहा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? देखिए 1526 ये पहला युद्ध हुआ था, 1556 ये दूसरा युद्ध हुआ था, 1761 ये तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो अब आप यहीं पे समझ जाए कि दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेपाली हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक एक वर्ड से हम पकड़ में आ जा रहा मेरे को कि भाई यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोटा शहर भारत को कौन राज्य में छ? बहुत इजी है, तो ऐसे ही समझ में आ जा रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कोटा शहर भारत के किस राज्य में है। सबको पता है कि भाई कोटा शहर जो है वो राजस्थान में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, सारा प्रीवियस ईयर का है, देखते हैं। कौन साल माह का मतलब किस साल पूर्व पाकिस्तान देखी स्वतंत्र बांग्लादेश गठन भय को हो? देखिए अगर आप मैप देखेंगे तो ये हमारा इंडिया हो गया, और इंडिया के बाद ये इधर बांग्लादेश हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, है ना। तो बांग्लादेश को बोला जाता था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, और ये तो है पश्चिमी पाकिस्तान, इसको बोला ही जाता है ना। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन कि पूर्वी पाकिस्तान जो है ये वाला पाकिस्तान, ये बांग्लादेश कब अलग हुआ, मतलब कि पाकिस्तान से कब अलग हुआ? तो आपको पता होगा कि ये जो है 1971 में अलग हुआ था, और ये जो लड़ाई हुआ था इसमें इंडिया भी साथ दिया था बांग्लादेश का, तभी जो है पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था 1971 में, ठीक है। ये पूर्वी पाकिस्तान हो गया, ये पश्चिमी पाकिस्तान हो गया, ये तो पता ही है। चलिए अब ये पश्चिमी पाकिस्तान कहने का मतलब अभी पूरा पाकिस्तानी हो गया, अब कोई पूर्वी पश्चिमी नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई? तो निम्न मध्य कौन गाछ प्लांट को सास फोन जड़ा हुंदेन। देखिए अगर ये इंग्लिश वर्ड यहाँ पे नहीं रहता ना तो ये क्वेश्चन को समझ ही में नहीं आता कि क्या बोला जा रहा है ना, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप भी करते हैं थोड़ा सा। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो स्किप तो कर ही सकते हैं, एक आध दो क्वेश्चन है ना। लेकिन यहाँ पे अगर एक चीज दे दिया ब्रीथिंग रूट, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, तो समझ में आ रहा है भाई कि ब्रीथिंग रूट वाला जो है एग्जाम्पल कौन सा। लेकिन अगर यहाँ पे आप लास्ट में देखिएगा हुंदे न का मतलब होता है कि नहीं है ना। इसमें से ब्रीथिंग रूट वाला पेड़ जो है कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन है ना। लास्ट में न लगा हुआ देखिए, है ना। तो इसका आंसर होगा पानी हाइसिंथ। देखिए ब्रीथिंग रूट ज्यादातर जो होता है वो न्यू मेटाफोर टाइप के पौधों में होता है, जो कि मतलब समुद्र के किनारे होते हैं, है ना।
मतलब ज्यादातर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारा पौधा उधर ही, पेड़ उधर ही होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर पानी हाइसिंथ होगा, इसमें ब्रीथिंग रूट नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला एंडीज पहाड़ कौन महादेश में उपस्थित छ। क्वेश्चन तो एकदम इजी है, समझ में गए होंगे कि एंडीज पहाड़ जो है कौन से महादेश में है, तो ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है एंडीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चाप। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इसको आप एकदम ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, एक एक वर्ड को ध्यान से समझना होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए चाप मतलब प्रेशर, दिए बर्फ पगलच्छ मतलब कि प्रेशर देने से बर्फ पिघलता है, और चाप हटाए फेरी मतलब चाप हटा दे तो अपनो ठोस अवस्था में फरकंछ मतलब अगर चाप देते हैं तो बर्फ पिघलता है, और चाप हटा लेते हैं, प्रेशर हटा लेते हैं, तो बर्फ जो है फिर से अपना ठोस अवस्था में आ जाता है। ये घटना के भनिंछ मतलब इस घटना को क्या बोलते हैं, तो इस घटना को बोलते हैं रेजिलेशन, ठीक है ना। अगर किसी चीज को दबा करके छोड़ते हैं और वो वापस अपना शेप में आ जाता है तो उसको रेजिलेशन कहते हैं। एक्चुअली ये ठोस में जैसे बर्फ के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोला निम्न मध्य के कारण लोएस भूमि रूप बनिंचो। देखिए लोएस भूमि रूप, ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जमीन में जो लोएस टाइप का आकृति बनता है, एक्चुअली एक शेप होता है जिसको हम लोग लोएस बोलते हैं। ये क्या होता है हम आपको बताते हैं। जैसे जब आंधी तूफान चलता है ना, तो उस समय जो जमीन का जो धूल कण होते हैं वो उड़ करके कहीं इकट्ठा हो जाते हैं और एक शेप बनाते हैं, मतलब एक आकृति का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग लोएस बोलते हैं। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि इनमें से किसके कारण लोएस भूमि रूप बनते हैं, है ना, किसके कारण लोएस भूमि रूप बनते हैं। अभी हम बोले आंधी तूफान से, तो भाई यहाँ पे ऑप्शन क्या है, वायु। देखिए डी, इसका आंसर डी हो जाएगा, एयर से, ठीक है। आंधी तूफान में तो हवा ही चलता पता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कूनो नेशनल पार्क में। देखिए कूनो नेशनल पार्क में, ये समझ में आ गया कि कूनो नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहा है भाई। भर के छोड़ को चीतू बाहरू कून देश वाट ल्याको हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना पता है कि ये समझ में आ रहा है हमको, कूनो नेशनल पार्क के बारे में बोल रहा है। और यहाँ पे सारा जो है कंट्री का नाम दिया हुआ, और यहाँ पे आप देखिए चीतू बाहरू लिखा हुआ। चीतू, चीतू का मतलब होता है चीता, है ना। तो कूनो नेशनल पार्क में, जो अभी आपको पता होगा 2-3 साल पहले का बात है, कौन से देश से चीता मंगाया गया था कूनो नेशनल पार्क में, तो आपको पता है इसका आंसर जो होगा नामीबिया होगा, है ना। नामीबिया से जो है चीता मंगाया गया था और वो कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। कूनो नेशनल पार्क के क्वेश्चन आता है कि कहाँ है भाई, तो कूनो नेशनल पार्क जो है वो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न मध्य सबे भंदा उत्तम कोयला को उदाहरण के हो। देखिए ये भंदा वर्ड को आप सीख लीजिए। जब तक वेस्ट बंगाल कांस्टेबल का एग्जाम नहीं होता है तब तक आप नेपाली लैंग्वेज में अगर जीके पढ़ते हैं, अब देखिए नेपाली में भी पढ़ने का क्या है, ऐसा नहीं कि हम सारा कुछ आपको बोले नेपाली में पढ़ना है आपको हिंदी में ही, लेकिन जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तो कोई कोई क्वेश्चन जो है उसको आप नेपाली में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं, या फिर नेपाली का मतलब आप अगर जाएंगे कहीं बुक शॉप में तो वहां पे नेपाली लैंग्वेज में भी आपको बुक अवेलेबल होगा, तो वहां पे 2-4 वर्ड है या कुछ कुछ वर्ड है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि भंदा, भंदा का मतलब होता है मतलब कि अच्छा, अच्छा क्वालिटी का, है ना, उसको भंदा बोलते हैं नेपाली में। तो यहाँ पे बोल रहा है इनमें से सबसे भंदा उत्तम कोयला को उदाहरण के हो, मतलब कि सबसे अच्छा कोयला का एग्जाम्पल कौन सा है। सबको पता है कि भाई कोयला के जितने प्रकार होते हैं उनमें से एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवा शब्द को अर्थ के हो। पेशवा शब्द का अर्थ क्या है ना, आपको पता होगा मराठा में पेशवा वर्ड यूज होता था ज्यादातर, है ना। और पेशवा का अर्थ होता है सबसे ऊपर, यानी कि प्रधानमंत्री। सबसे ऊपर इसमें से कौन सा है, प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। तो प्रधानमंत्री जो है पेशवा का अर्थ होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्तौड़ कौन राजपूत राज्य को राजधानी थी। देखिए बस पढ़ करके समझ में आ जा रहा है भाई कि बोलना क्या चाह रहा है ना, कि चित्तौड़ जो है इनमें से किस राजपूत राज्य की राजधानी थी, तो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विमान बनाऊमा। विमान का मतलब एरोप्लेन पता है, बनाने वक्त सबे भंदा, भंदा का मतलब अभी हम बताते हैं ना सबसे अच्छा, या अच्छा कहने का मतलब ज्यादातर समझिए, मतलब ज्यादातर मैक्सिमम, है ना। ये भंदा कौन धातु को प्रयोग हुंछा, मतलब कि विमान बनाते वक्त सबसे ज्यादा किस धातु का प्रयोग होता है। फलाम, फलाम देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, फलाम का मतलब होता है
लोहा, ठीक है, निकेल, एल्युमिनियम, तांबा। तो इसका आंसर एल्युमिनियम हो गया। विमान बनाते वक्त एल्युमिनियम का ज्यादा यूज होता है, इसलिए क्योंकि एल्युमिनियम हल्का होता है और मजबूत होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तल दिए का कौन एवटा रीट होइन। देखिए क्या अच्छा क्वेश्चन है ना। तल देखा का मतलब होता है नीचे, ठीक है। कौन एवटा मतलब कौन सा एक, रीट होई न का मतलब क्या हुआ, लास्ट में ना है मतलब नहीं, इसमें से कौन सा एक रीट नहीं है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि रीट जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एक तो हेवियस कार्पस आपको लिखा हुआ दिख रहा है, दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा है सर्सियरी, तीसरा आपको दिख रहा है मंडमस, ठीक है, चौथा होता है क्वा वारेंटो, ठीक है, क्वा वारेंटो, और लास्ट जो होता है वो होता है प्रोहाइबिशन। ये 5 रेट होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से आपको एक रेट यहाँ दिख गया, एक रेट यहाँ दिख गया, एक रेट यहाँ दिख गया, यानी स्पेशल लीव पिटीशन जो है ये कोई भी किसी भी तरीके का जो है रेट नहीं है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, स्पेशल लीव पिटीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र हो, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। सबको पता है पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO3 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। क्षेत्रीय खानी कुल धातु को लागी प्रसिद्ध छ। देखिए अगर आप पढ़ते होंगे तो क्षेत्रीय खान से ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्षेत्रीय किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगर क्षेत्रीय वर्ड आ जाए तो उसके बारे में पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप पढ़ते होंगे तो उसका पूरा डिटेल अपने आप आ जाएगा कि हाँ भाई क्षेत्रीय जो है वो राजस्थान में है और ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है ना। तांबा कहने का मतलब कॉपर, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। तो यही तो पूछ रहा है कि क्षेत्रीय खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपके सामने 20 क्वेश्चन लाए थे प्रीवियस ईयर का, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे तो वो सब भी लाएंगे। जीके का क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अगर जो हिंदी भाषी लोग हैं वो लोग प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोगों के सामने ला करके, ठीक है। और इस तरीके से हम अगर आप कमेंट करेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग का भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। जीके का बाकी जो बाकी है वो भी क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।